Everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 4. Unit 4 is from Block 2 MPC 004, that is MAPC first year students. This video is for you guys. Let us start with today's topic. I have already made two videos from this unit. One was on aggression, types of aggression. Second was on causes of aggressive behavior. And today's video is on theories of aggression. Before I start, I would like to request you guys to please subscribe to my channel. Do share my videos with rest of the students and like and comment. Let us start with today's topic. जैसे कि आपको पता है हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और ये इस यूनिट का थर्ड वीडियो है. इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे और समहाउ अगर आपको ऐसा नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. कभी कभी स्किप भी हो जाती हैं चीज़ें. सो लेट अस स्टार्ट विथ थ्योरीज ऑफ एग्रेशन. जैसे कि आप पिंक हाईलाइटिंग देख रहे हैं, दैट मीन्स ये वो सेक्शंस हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में आएंगे. तो इनकी जो चांसेस हैं एग्जाम में आने की वो ज्यादा हैं जो भी पिंक से हाईलाइटेड है. सो बहुत सारी थ्योरीज आई एग्रेशन के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने स्टडी करी, रिसर्च करी और कुछ थ्योरीज जो सामने आई हैं वो आज हम करेंगे. पहली थ्योरी है साइकोडायनेमिक थ्योरी. साइकोडायनेमिक, अगेन जहाँ पे साइकोडायनेमिक टर्म आता है वहाँ फ्रूड का नाम तो पक्का आता है. फ्रूड ही इसके जन्मदाता हैं. तो फ्रूड क्या कहते हैं? फ्रूड कहते हैं जो भी इंसान है, जितने भी इंसान हैं, सारे इंसानों में दो तरह की इंस्टिंक्ट्स पाई जाती हैं. एक होती है लाइफ इंस्टिंक्ट जिसे इरोज कहते हैं और दूसरी होती है डेथ इंस्टिंक्ट जिसे थानाटोज कहते हैं. ये दोनों इंस्टिंक्ट्स हमेशा हर एक इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन ये जो लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट्स हैं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है तो इंसान के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज आ जाती है, मतलब खुद को नुकसान पहुंचाने वाली टेंडेंसी स्टार्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से इंसान में एग्रेशन का बिहेवियर देखा जाने लगता है. ये जो डेथ और लाइफ इंस्टिंक्ट के बीच में स्ट्रगल चल रहा होता है ये एक टेंशन क्रिएट कर देता है इंसान के अनकॉन्शियस माइंड में. अनकॉन्शियस मतलब वो माइंड जो जिसके बारे में आप भी अवेयर नहीं है, वो अनकॉन्शियस माइंड होता है. तो उसमें एक टेंशन क्रिएट हो जाती है और इस टेंशन को रिलीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. अगर हमारे अंदर के अनकॉन्शियस माइंड की टेंशन रिलीज नहीं होगी तो हमारी बॉडी और माइंड का बैलेंस बिगड़ जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे. तो इंसान अपने इस टेंशन को रिलीज करने के लिए बहुत तरीके यूज करता है, जैसे कि स्पोर्ट्स एक तरीका है कि आप जब खेलते हैं तो आपकी वो जो एनर्जी होती है, बिल्डअप एनर्जी होती है, वो रिलीज हो जाती है, जिसको ये इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन. यानी आपने अपने अंदर की टेंशन को किसी और पॉजिटिव तरीके से रिलीज कर दिया. दूसरी तरीके की होती है डिस्प्लेसमेंट, कि आपने अपने अंदर की टेंशन किसी और के ऊपर निकाल दी. डिस्प्लेसमेंट किस तरह से करते हैं वो भी मैटर करता है. आप खुद को हार्म कर रहे हैं, दूसरों को हार्म कर रहे हैं या दूसरी तरीके से निकाल रहे हैं, वो भी मैटर करता है. अगेन अगर आप सपोज ये इन तरीकों से आप अपने इस टेंशन को रिलीज नहीं कर पाते तो ये जो एग्रेसिव इम्पल्सेस होती हैं ये एक अनकंट्रोल्ड एग्रेशन में चेंज हो जाता है और आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं. ऐसा साइकोडायनेमिक थ्योरी कहती है. साइकोडायनेमिक थ्योरी को दूसरे नाम से भी जानते हैं. इस दूसरा नाम को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक मॉडल ऑफ एग्रेशन. नाउ सेकेंड थ्योरी इज फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी. फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी जो है ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच पे बेस्ड है और ये सजेस्ट करती है कि जो एग्रेशन है ये एक लर्नेड बिहेवियर है. हमने किसी को देखा है, फ्रस्ट्रेशन को किस तरीके से रिलीज किया गया है एग्रेशन से वो हमने सीख लिया. सो ये थ्योरी इस तरह की बात करती है. जो फ्रस्ट्रेशन किसी इंडिविजुअल के अंदर होता है बाहर की वजह से, मतलब किसी और दूसरे इंसान की वजह से, जिसे हम एक्सटर्नल स्टिमुलस भी कहेंगे, एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से अगर कुछ ऐसी चीज हो गई है इंसान के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है तो उस इंसान के अंदर उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से डिस्कम्फर्ट पैदा होगा. और जो डिस्कम्फर्ट है जनरली वो एंगर के फॉर्म में यानी गुस्से के फॉर्म में होता है. और कुछ एग्जाम्पल्स भी आप देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए बहुत लंबी लाइन में आप बहुत देर तक लगे हैं या बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया है जहां पुश किया जा रहा है, इधर उधर टच किया जा रहा है और आप इरिटेट हो रहे हैं, या आपका जो गोल है लाइफ में आप वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो ये फ्रस्ट्रेशंस
बन जाते हैं। अब ये फ्रस्ट्रेशन जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लाइफ में एक ही तो टेंशन होती नहीं है, लाइफ में बहुत सारी टेंशन होती हैं। अब ये सारी की सारी जब इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको हम क्यूमुलेटिव कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रस्ट्रेशन, तो जब ये क्यूमुलेटिव फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होने लगता है इंडिविजुअल के अंदर, तो उसको वो डिस्चार्ज कर जब तक नहीं करेगा तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए वो एग्रेशन का रूप ले लेता है, एग्रेसिव एक्ट करना शुरू कर देता है। इस तरह की जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हम एक और नाम से जानते हैं, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस को, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। डॉलर्ड एटल ने ये क्लेम किया था कि जो फ्रस्ट्रेशन है इसका कॉज एग्रेशन होता है, और कोई जितने भी एग्रेशन है वो ऑलवेज फ्रस्ट्रेशन ही उसके पीछे कारण होता है। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है कॉग्निटिव न्यू एसोसिएशन थ्योरी। ये बर्कोविट्स ने 1993 में दी थी। उन्होंने ये कहा कि जो भी एवर्सिव इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एवर्सिव मतलब जो आपको आपकी खुशी से दूर ले जाते हैं या आपको दूर भगाते हैं, उसको एवर्सिव इवेंट्स कहते हैं। जैसे कि फ्रस्ट्रेशन हो गई, या किसी ने आपको प्रोवोक कर दिया किसी चीज के लिए, आपको उकसा दिया, बहका दिया, या बहुत ऊंची आवाजें, या अनकंफर्टेबल टेम्परेचर, या बहुत ज्यादा बदबू, ये ऐसी चीजें हैं जो निगेटिव फीलिंग्स पैदा करती हैं किसी भी इंसान के अंदर। ये जो इसको बोलते हैं निगेटिव अफेक्ट, निगेटिव फीलिंग को निगेटिव अफेक्ट के नाम से जानते हैं। जो निगेटिव अफेक्ट है वो बहुत बुरे से एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये चीजें आपको बुरा सा फील करवाने लगती हैं, आपको बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और इस वजह से जब बुरा एक्सपीरियंस होता है तो आपके अंदर बहुत सारे तरह तरह के थॉट्स पैदा होने लगते हैं। आपकी मेमोरी में अगर कोई बुरी चीजें इकट्ठी होंगी तो वो भी रिकॉल होना शुरू हो जाती हैं, और हमारी जो मोटर रिएक्शंस हैं वो भी इस तरह के होने लगते हैं कि हम चीजें फोड़ने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं, काटने लगते हैं चीजें, मतलब ऐसी चीजें हम डिस्ट्रक्टिव होने लगते हैं। हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हम लाल पीले हो जाते हैं, और हमसे चीजें बनती नहीं है, हाथ कांपने लगते हैं कभी कभी एग्रेशन से। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे साथ होना शुरू हो जाती हैं जब हमें नेगेटिव चीजों का एक्सपीरियंस होता है, और ये हमारी बॉडी के फंक्शन में भी दिखाई देने लगता है। इसमें दो चीजें हो सकती है, फाइट या फिर फ्लाइट टेंडेंसी। फाइट मतलब आप लड़ो, फ्लाइट मतलब भग लो। तो इन दोनों में से कोई एक चीज ही आप कर पाते हैं। तो ये न्यू एसोसिएशन थ्योरी जो है, कॉग्निटिव न्यू एसोसिएशन थ्योरी, ये कहती है कि जो एग्रेसिव थॉट्स हो गए, या इमोशंस हो गए, या बिहेवियरल टेंडेंसीज हैं, ये सारी एक साथ इकट्ठी हमारी मेमोरी में स्टोर हो गई होती है। हमारी मेमोरी के अंदर ये सारी इकट्ठी रहती है कि कोई थॉट आया, हमें मालूम है उस थॉट के लिए हमारे लिए क्या इमोशन है, और हमें ये भी मालूम है कि अगर ये इमोशन है तो इसके साथ हमारा बिहेवियर क्या होगा। तो ये तीनों चीजें आपस में लिंक्ड है हमारी मेमोरी के अंदर। तो जब भी कुछ ऐसी चीज होती है, कोई ऐसा थॉट आता है, तो हमारा इमोशन वही सिमिलर होता है और हमारा बिहेवियर भी फिर सिमिलर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि अगर मान लीजिए आपको किसी ने कुछ गाली दे दी, अब दो तरीके हैं, या तो आप उसको अवॉइड कर दें या फिर आप रिएक्ट कर जाएं। अब आपके इमोशन उस गाली से रिलेटेड क्या है? अगर आप सपोज वो गाली आप पहली बार सुन रहे हैं, आप जानते ही नहीं उसका मीनिंग क्या है, तो ऑब्वियसली आपके उसके लिए कोई इमोशन नहीं होंगे, क्योंकि आप तो जानते ही नहीं उसका मतलब क्या होता है, और आपका बिहेवियर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन सपोज उस गाली का मतलब आप जानते हैं, समझते हैं, एंड उस गाली से रिलेटेड आपके प्रीवियस कोई बहुत पुराने बुरे से एक्सपीरियंस है, एंड आपको मालूम है कि कितना गंदा महसूस होता है उस गाली को सुनकर, तो आपके इमोशन वो बुरे वाले जागृत हो जाएंगे। एंड देन आपको पता है कि आपने उस इमोशन जब आया था तब आपने क्या किया था, आपका बिहेवियर क्या था, आपने सामान तोड़ दिए थे या उसका मुंह तोड़ दिया था जिसने बोला था। आप उस तरीके से बिहेव करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी मेमोरी में स्टोर होती है। जो कंसेप्ट है इस थ्योरी का, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपस में इतने रिलेटेड होते हैं कि उनका मीनिंग एक वर्ड सुनते ही साथ दूसरा ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो जाता है। जैसे कि हर्ट, हार्म, आप हर्ट होते हैं तो आप हार्म करते हैं, है ना। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनके सिमिलर मीनिंग है और आपका एक्शन भी सिमिलरली एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि शूट, गन, ये स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारी मेमोरी यानी कॉग्निशन में बैठे होते हैं, जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, और हमें मालूम होता है हमें क्या करना है।
जब भी इस तरह की चीजें एक्टिवेट की जाती हैं तो ये कंसेप्ट जो है हमारे एक्शंस को एक्टिवेट कर देता है। ये थ्योरी एक और चीज बताती है कि कॉजल मैकेनिज्म के बारे में भी समझाती है इसी हिसाब से कि कॉग्निटिव न्यू एसोसिएशन थ्योरी हमें पूरा मैकेनिज्म इस बात का समझाती है कि हमारा एग्रेसिव जो इंक्लिनेशन है या नेगेटिव अफेक्ट होता है के थ्रू वो कैसे होता है, हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं और क्यों ऐसा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी में इस तरह से चीजें कनेक्टेड बैठी हुई हैं इस वजह से। और हॉस्टाइल एग्रेशन को भी ये थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है। नेक्स्ट थ्योरी इज जो फोर्थ थ्योरी है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। अगेन नाम से ही पता चल रहा है, सोशल लर्निंग थ्योरी बांडुरा ने दी थी 2001 में एंड मिशेल ने 1999 में बताई थी कि सोशल लर्निंग थ्योरीज जो हैं ये भी एक्सप्लेन करती हैं कि हम किस तरह से एग्रेशन को शो करते हैं, लोग कैसे एक्वायर करते हैं एग्रेशन को, हम कैसे दूसरों से सीखते हैं। हम जैसे दूसरी चीजें लोग अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, यानी खाना सीखना, चम्मच से कैसे सूप पीना है, डाइनिंग एटिकेट्स क्या होते हैं, हमें कपड़े किस तरह से पहनना है, ये हमने सब सीखा है। दैट इज सोशल लर्निंग थ्योरी में ये चीजें हैं। सो इसी तरह से हमें गुस्सा किस तरह से करना है ये भी हम दूसरों से सीखते हैं, या तो हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है या हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरों को। तो एक्विजिशन जो होता है एग्रेसिव बिहेवियर का, ये ऑब्जर्वेशन से हो सकता है या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से हो सकता है, या फिर हमने कहीं से सीखा है, किसी को देखा है करते हुए, या हमने खुद एक्सपीरियंस भी किया है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देता है, डिस्क्राइब करता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है, हमारे एक्सपेक्टेशन कैसे हैं। तो सोशल बिहेवियर जो है किस तरह का होगा, ये सारी चीजें हमारे बिलीफ और हमारे एक्सपेक्टेशंस ही हमें समझाते हैं। पैटर्सन्स जो हैं ये वर्क करते हैं, इन्होंने वर्क किया था फैमिली इंटरेक्शन के ऊपर, और इन्होंने ये भी बताया था कि एंटी सोशल बिहेवियर पैटर्न जो लोगों में देखा जाता है वो बेसिकली फैमिली से ही आया होता है, और फैमिली किस तरह से इंटरेक्ट करती है उसी तरह से बच्चा एंटी सोशल बिहेवियर सीख जाता है। नेक्स्ट थ्योरी दैट इज फिफ्थ थ्योरी, टोटल 9 थ्योरीज हैं ये। फिफ्थ थ्योरी कहती है स्क्रिप्ट थ्योरी। स्क्रिप्ट थ्योरी जो है ये ह्यूजमैन ने दी थी 1998 में। उन्होंने ये कहा कि कोई भी बच्चा जब मास मीडिया में वायलेंस को ऑब्जर्व करता है तो वो एग्रेसिव स्क्रिप्ट को लर्न कर लेता है। जैसे कि मूवीज में देखते हैं, हीरो जा रहा है, 2 गुंडों ने टॉन्ट कर दिया, देन हीरो अकेला पलटता है और उन सबको डिशुम डिशुम करके मारता है, खूब पीटता है। तो मूवी है इसीलिए हीरो को जिता दिया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर एक बंदा 4 लोगों से लड़ता है तो क्या होगा? ऑब्वियसली 4 लोग उसको गिरा डालेंगे, वो चाहे हीरो हो या कोई भी जीरो हो, कुछ भी हो। सो ये जो स्क्रिप्ट है ये बच्चे मास मीडिया से सीखते हैं और एग्रेसिव स्क्रिप्ट को लर्न कर लेते हैं। अब ये जो स्क्रिप्ट होती है ये सिचुएशन को डिफाइन करती है, मतलब इतनी सारे बच्चे इतनी सारी मूवीज में क्या क्या चीजें देखते हैं, तो हर एक सिचुएशन में हीरो ने क्या किया वो वैसा वाला सीन बच्चा लर्न कर लेता है, कोई भी इंसान लर्न कर लेता है जो समझदार नहीं है। तो उस सिचुएशन की स्क्रिप्ट को लर्न करता है और उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली उसका बिहेवियर भी गाइडेड होता है, यानी वो बिहेवियर भी उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली करता है। पहले तो जब भी कोई सिचुएशन आती है तो वो इंसान उस स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करता है कि कौन सी इस सिचुएशन में कौन सी स्क्रिप्ट सेट होगी, एंड देन अपना रोल एज्यूम करता है कि उसका क्या रोल होगा इस स्क्रिप्ट में। और जब वो अपना रोल समझ जाता है तो अब वो अपनी मेमोरी से वो सारी चीजें निकालता है और वैसा ही बिहेवियर करता है जो उस स्क्रिप्ट में था। तो ये जो स्क्रिप्ट होती है ये पर्टिकुलरली वेल रिहर्स्ड होती है, और जब भी टाइम होता है या जहां पे भी यूज होनी होती है वहां पे यूज की जाती है बच्चों के द्वारा। सो वेल रिहर्स्ड स्क्रिप्ट होती है ये, और ये मेमोरी में बहुत अच्छे से एसोसिएटेड होता है चीज की किस स्क्रिप्ट में कौन सी सिचुएशन में कौन सा बिहेवियर होगा और क्या वो कंसिक्वेंसेस क्या होंगे वो भी वो इमेजिन कर लेता है, जबकि कंसिक्वेंसेस इमेजिन्ड नहीं होते। ये सारी चीजें लिंक होती है, गोल और एक्शन प्लान ये सब। तो जब ये लिंक्ड होती है स्क्रिप्ट और एक्शन और ये सब, ये हमारी सिमेंटिक मेमोरी में बैठ गया होता है जाके। कुछ स्क्रिप्ट्स जब रिहर्स की जाती हैं और पर्सन की जो एक्सपेक्टेशन होती है और जो इंटेंशंस होती है उसी के हिसाब से फिर वो सोशल बिहेवियर
करता है, हमेशा करता है अगर उसको आउटपुट पॉजिटिव मिलता है उस स्क्रिप्ट को करने से। नाउ नेक्स्ट इज एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी। नाम से पता चल रहा है एक्साइटेशन का ट्रांसफर होना। तो एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी ये 6th थ्योरी है और ये जिलमैन ने 1983 में दी थी। उन्होंने ये बताया था कि जो भी किसी पर्टिकुलर जो हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है वो धीरे धीरे डिसिपेट होता है। यानी कि फिजियोलॉजिकल अराउजल मतलब हम किसी चीज से बहक गए, भड़क गए, हमें किसी चीज को देखकर गुस्सा आ गया, हमारा बीपी बढ़ गया और ये सारी चीजें हो गई, वो धीरे धीरे कम होएगी, एकदम से कम नहीं होती, कहीं और ट्रांसफर होती जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर दो ऐसे इवेंट है जो शॉर्ट पीरियड के डिफरेंस में हुए हैं, मतलब एक इवेंट हुआ एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरा इवेंट हो गया, और जो फर्स्ट इवेंट की वजह से किसी इंसान को कुछ गुस्सा आ गया, जो भी दो दो घटनाएं घटी हैं उनमें से पहली घटना में उसको गुस्सा आ गया, और उसने वो गुस्सा सेकंड इवेंट पे निकाल दिया। अब लोग तो ये सोचेंगे ना कि सेकंड इवेंट की वजह से गुस्सा आया है, और सपोज अगर सेकंड जो घटना हुई है वो भी गुस्सा दिलाने वाली है, तो उसका जो एंगर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा ये थ्योरी कहती है। नेक्स्ट जो 7th थ्योरी है वो है सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। सोशल इंटरेक्शन थ्योरी जो है वो टेडेस्ची ने एंड फेल्सन ने 1994 में दी थी, और वो कहते हैं कि एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो सोशल इन्फ्लुएंस बिहेवियर है एक, यानी कि हमने सोसाइटी में किसी से सीखा है। जो भी इंसान गुस्सा करता है वो हमेशा अपने टारगेट से वो बिहेवियर चाहता है जिसको करने के लिए वो मारपीट भी कर सकता है। कोअर्सिव एक्शन का मतलब होता है मारपीट करना। वो जो इंसान है जिसको एग्रेशन आया है वो ये सोचता है कि अगर वो अपने एग्रेशन को मारपीट से करेगा और मारपीट करने से जिस पे मारपीट हो रही है वो उसका काम कर देगा, वो वही करेगा जो वो चाहता है, सामने वाला वही करेगा जो ये चाहता है, तो ये ऐसा होता है। तो जो मारपीट वाला एक्शन है इसको हमेशा एग्रेसर जो होता है, एग्रेसर मतलब जो गुस्सा करने वाला इंसान है, वो यूज करता है अपने लिए कुछ फायदे की चीज निकलवाने के लिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन निकलवाना है किसी को मारपीट करके, या पैसे निकलवाना है, या सेक्स करना है, या किसी की से कोई सर्विस लेनी है, या किसी का सामान छीनना है, जो गुंडे लोग करते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर जो होता है। ये कभी कभी ये चीज है ना वो लोग भी करते हैं जिनको ये लगता है कि सामने जो चीज गलत हो रही है वो मारपीट से ही सीधी हो सकती है। लेकिन ये भी इलीगल है, आप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते, चाहे आप सही चीज के लिए भी लड़ रहे हैं तो भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। कई लोग रॉन्ग जो चीज हो रहा है उसको भी ठीक करने के लिए मारपीट करते हैं। सो दैट वो जो सोशल चेंज उसको चाहिए है, जो चाहता है कि सोशल चेंज आए, या सेल्फ आइडेंटिटीज की वजह से वो ऐसा करता है, या फिर कॉम्पिटेंस की वजह से भी करता है। एग्रेशन जो होता है ये एक तरह का खतरा होता है उस इंसान के लिए जो एग्रेसर है। जो इंसान गुस्सा करता है उसको ये लगता है कि उसका सेल्फ एस्टीम, उसका हाई सेल्फ एस्टीम जो है वो खतरे में है अगर वो गुस्सा नहीं करेगा तो। हाई सेल्फ एस्टीम जो है ये खास तौर से अनवारंटेड हाई सेल्फ एस्टीम नार्सिसिज्म में देखी गई है। नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो मैं उनको नजर आता है और दूसरी दुनिया नजर नहीं आती, वो नार्सिसिस्ट होते हैं, हर चीज का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। नाउ 8th थ्योरी इज सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, जिसे SIP भी कहते हैं। ये एक कॉमन थ्योरी है। इसमें ये बताया जा रहा है पूरा प्रोसेस कि किस तरह से एग्रेशन होता है। तो ये मॉडल ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी सोशल सिचुएशन में है तो वो सबसे पहले उस सोशल सिचुएशन को और उसके क्यूज को समझता है, एनकोड करता है। जब वो एनकोड कर लेता है और समझ लेता है तो वो अपने दिमाग में उसका रिप्रेजेंटेशन बना लेता है और उसको उस सिचुएशन को इंटरप्रेट करता है, समझता है कि हो क्या रहा है, ये क्या चीज हो रही है, और फिर अपना गोल डिसाइड करता है कि अब अगर जो चीज हो रही है उसमें वो क्या निकाल सकता है, क्या आउटपुट चाहिए है उसको उस सिचुएशन में, और डिजायर्ड आउटकम को वो अपने इंटरेक्शन के थ्रू सिलेक्ट करता है। जब
अब वो उन चीजों को सोचता है या रिकॉल करता है अपनी मेमोरी में कि उसका इस सिचुएशन में रिएक्शन कैसा होना चाहिए। जब वो अपने रिएक्शन के बारे में सोच लेता है कि इस सिचुएशन में उसको किस तरह से एक्ट करना है, अब वो ये इवेलुएट करता है कि उसके रिएक्शन से क्या होगा, फाइनली क्या रिजल्ट आएगा। और जब वो समझ लेता है सारी चीजें तो वो इनिशिएट करता है कि उसका कैसा एक्शन होना चाहिए उस सिचुएशन में, एक्सपेक्टेड एडिक्वेट एक्शन क्या होगा। ये जो मॉडल है ये सजेस्ट करता है कि कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिप्की है वो उनके एग्रेशन के बिहेवियर को बढ़ा देती है। उनके उनके अंदर ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से उनमें एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ जाता है। और ये जो भी जितने भी प्रोसेसेस हैं जिससे इसका एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ता है वो उसके मेमोरी में क्या स्टोर है, उसने कौन से रोल्स एक्वायर किए हैं, उसका सोशल स्केमेटा क्या है, उसका सोशल नॉलेज क्या है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि उसका एग्रेसिव बिहेवियर कैसा होगा। जैसे कि इन्होंने एक स्टडीज ये बताती हैं कि कोई एग्रेसिव यंगस्टर है वो सिचुएशन से जब क्यूज लेता है या उस सिचुएशन को एनकोड करता है तो उसका मेन फोकस एग्रेशन रिलेटेड स्टिमुलाई पे होता है, यानी कि वो ऐसी चीज ढूंढता है सिचुएशन में जिससे उसको गुस्सा आए। बहुत सारी चीजें हुई हैं किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में, लेकिन वो क्या चीज ढूंढेगा उस सारी चीजों में, ऐसी चीज जिससे उसको गुस्सा आए, गुस्से वाला स्टिमुलस को ढूंढेगा उस सिचुएशन में। और फिर वो ये सोचेगा ऐसी कौन सी उस सिचुएशन से के बारे में डिटेल में सोचेगा कि एग्रेशन रेलिवेंट डिटेल्स के बारे में सोचेगा उस सिचुएशन में कि वो ऐसे कौन कौन सी चीजें उसको सोचनी है जिससे और गुस्सा बढ़े, और एग्रेशन अपने इस चीज को वो कैसे एग्रेशन को अपने पार्टनर्स के साथ एक्सप्रेस कर सकता है या पार्टनर्स पे एक्सप्रेस कर सकता है। उसके पार्टनर से अगर उसकी बात भी हो रही है और वो उस बातचीत में भी ऐसी चीज ढूंढेगा जिससे उसको गुस्सा बढ़े और वो उस गुस्से को एक्सप्रेस कर दे उस पार्टनर के ऊपर, चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करेगा। और वो जो क्यूज होंगे या एग्रेसिव जो चिल्ड्रन होते हैं वो स्पेसिफिक इंटेंशंस या दूसरे की मोटिवेशन को पहचान नहीं पाते। उनकी टेंडेंसी होती है कि वो हॉस्टाइल हो जाए और ऐसी चीजें ढूंढे जिससे ना और गुस्सा बढ़े। थर्ड फेज जो होता है इसमें बताया है कि जो एंटी सोशल या ईगोसेंट्रिक गोल्स जिन लोगों के होते हैं उनमें एग्रेसिव यंगस्टर्स, वो लोग एग्रेसिव यंगस्टर्स होते हैं जो एंटी सोशल गोल्स रखते हैं या ईगोसेंट्रिक गोल्स रखते हैं। वो हर चीज को इस तरह से करते हैं जिससे दूसरों को इंजरी हो लेकिन उनका फायदा मैक्सिमाइज हो जाए, उनको फायदा होना चाहिए, उनको जो चाहत है वो पूरी होनी चाहिए, चाहे दूसरा जाए भाड़ में, ऐसी वाली इंटेंशन होती है। और ये हमेशा डोमिनेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि डोमिनेटिंग बिहेवियर कैरी करते हैं और हमेशा दूसरों पे डोमिनेंस शो करना चाहते हैं। कोई रिलेशनशिप को ये मेंटेन करना नहीं चाहते, ये सिर्फ खुद डोमिनेटिंग रहना चाहते हैं। जैसे वो गुंडे लोग नहीं होते, बॉस, गुंडों का बॉस, वैसे टाइप। इनका जो इस फेज में जो रेस्पॉन्स एसेस होता है या कंस्ट्रक्शन होता है या एग्रेसिव चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ही हॉस्टाइल और एग्रेसिव रिएक्शन जनरेट करते हैं। और इनके जो स्केमेटा होते हैं वो भी इसी तरह के माइंड में सेट हो गए होते हैं। अब इनमें जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस में वैरायटी की बहुत कमी होती है। जो भी इनकी मेमोरी में स्टोर होती है इंफॉर्मेशन, ज्यादातर इनकी जो मेमोरी में स्टोर्ड चीज होती है वो एग्रेशन से, इम्पल्सिव बिहेवियर और फैंसीफुल रिएक्शंस ही स्टोर्ड होते हैं। मतलब वो जो फिल्मी टाइप के एक्शंस होते हैं वो स्टोर होते हैं, ये रियलिटी से कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं होते हैं। इस फेज में क्या होता है कि इनका जो रेस्पॉन्स को जब हम इवेलुएट करते हैं और या फिर ये डिसीजन जो लेते हैं वो इस तरह का लेते हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे उनको ये इवेलुएट नहीं कर पाते। इनको पता ही नहीं चलता कि ये एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं। और इनकी सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा हाई दिखती है, यानी कि अपने खुद पे बहुत विश्वास करते हैं कि जो ये कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, इनको किसी की गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है। और पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस से को से दूर होते हैं इनका एग्रेसिव बिहेवियर।
और इनके जो बिलीव्स होते हैं जनरली इन्हें फैमिली से मिलते हैं या पीयर ग्रुप से मिलते हैं। इन्होंने किसी से देखा होता है अपनी फैमिली में या पीयर ग्रुप में कि ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं एंड वहीं से वो सीख जाते हैं और इनका जो रिएक्शन होता है वो उसी लाइन और उसी गोल के बेसिस पे होता है। जो सिप मॉडल है हमारा, ये सिप का फुल फॉर्म एक बार आप देख लें। सिप का फुल फॉर्म है सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जो सिप है ये एज्यूम करता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बहुत सारे फेजेस से पास ऑन होते हैं और इनमें अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है। मतलब ये एनालाइज नहीं कर पाते कि जो इनकी एक्टिविटी है ये कितनी सही है, ये खुद की एक्टिविटीज को एनालाइज ही नहीं करते। जो प्रोसेसेस हैं ये डिपेंड करता है पार्शली कि इनका न्यूरो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और टेम्परामेंट जो होता है ये डिस्पोजिशन ही होता है। और ये पार्शियली डिस्पोजिशन यानी कि ऐसे लोग कुछ परसेंटेज में ऐसे होते हैं जिनका न्यूरो फिजिकल फंक्शनिंग एंड टेम्परामेंट थोड़ा डिस्पोजिशन होता है। और ये भी कहती है सिर्फ कि ये सब लर्निंग बिहेवियर है, इंसान ने लर्न किया है इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, उसने देखा है लोगों को करते हुए और इसीलिए वो कॉन्फिडेंट है इसके लिए। कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जैसे कि एग्रेशन का एक्सपीरियंस हो गया, कॉन्फ्लिक्ट या अब्यूज हो गया या इनअप्रोप्रिएट पेरेंटिंग होती है फैमिली में। ये बेसिक चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं एग्रेशन को। एक एग्रेशन प्रोन स्केमेटा जो है या बिलीफ वो लर्न कर लिया जाता है मीडिया को देखकर या फिर स्कूल में या पीयर ग्रुप को देखकर बच्चे लर्न कर लेते हैं एंड इसी को ही फिर वो फॉलो करते हैं क्योंकि इनका कॉग्निशन उसी के बेसिस पे हो गया होता है कि पीयर ग्रुप कैसे बिहेव कर रहा है और ये सीख गए होते हैं इसको अच्छे से। तो ये जब भी कोई चीज होती है, कोई इवेंट होता है और वो प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है तो ये वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे उन्होंने पहले किया था। इवेंचुअल जो चेंजेस में देखे गए हैं कि न्यू सोशल एक्सपीरियंसेस जो आएंगे उसको भी वो पुराने वाले स्केमेटा से रिलेट करेगा और फिर एक्ट करेगा। नाउ लास्ट थ्योरी इज जनरल एग्रेशन मॉडल। जनरल एग्रेशन मॉडल को GAM के नाम से भी जानते हैं। ये एंडरसन एंड बुशमैन ने 2002 में दिया था और इस मॉडल ने सारी जितनी भी मिनी थ्योरीज हैं एग्रेशन की उन सबको एक में डाला हुआ है, सबको कंबाइन कर दिया है। और ये जो मॉडल है ये नॉलेज स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है और कैसे हमारा बिहेवियर ऑपरेट होता है उस पे बेस्ड है। जो नॉलेज स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से अराइज होते हैं और ये हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारे दिमाग में हमारे अंदर जो नॉलेज है एग्रेशन को लेकर वो हमारे एक्सपीरियंस की वजह से है। और जो भी हम परसीव करते हैं वो हम अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करके परसीव करते हैं और ऑटोमेटिकली ही फिर हम एक्ट करने लगते हैं। हमारा जो रिएक्शन होगा, हमारा जो बिलीफ होगा, हमारा बिहेवियर होगा और मेंटल स्टेट होगा वो सारे के सारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे ही बेस्ड होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे रेस्पॉन्सेज होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से गाइडेड होते हैं। हमारे जो नॉलेज स्ट्रक्चर होता है उसमें परसेप्चुअल स्केमेटा, पर्सन स्केमेटा और बिहेवियरल स्क्रिप्ट्स ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है नॉलेज स्ट्रक्चर में। जो किस तरह का हमारा बिहेवियर होगा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो डिसाइड करता है। तो ये जो मॉडल है ये पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करता है और उन सिचुएशन पे भी फोकस करता है जो पर्सन अपना इंटरनल स्टेट में बना के रखता है। जैसे कि अराउजल कब होगा, उसका अफेक्ट कैसा है, मतलब वो फील कैसे करता है, उसकी मेमोरी में क्या कॉग्निशन है, इस तरह से। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस पे भी बेस्ड है ये मॉडल। जो अप्रेजल और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं वो डिसाइड करता है कि इंसान का थॉटफुल एक्शन या इम्पल्सिव एक्शन दोनों में से कोई एक एक्शन इंसान इस पे बेस्ड करेगा, अप्रेजल या डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के बेसिस पे करेगा। और ये जो साइकिल है ये नेक्स्ट सोशल एनकाउंटर में भी इसी तरह से चलेगी। यानी इंसान इम्पल्सिव तरीके से एक्ट करेगा या थॉटफुल वे पे, वो डिपेंड करेगा कि उसमें नॉलेज स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट थ्योरीज ऑफ एग्रेशन विच वी हैव फिनिश्ड टुडे। अब इस यूनिट का सिर्फ लास्ट वीडियो बचा है जो आपको कल मिलेगा और वी वुड बी डन विद सेकेंड ब्लॉक।
आई होप मेरे वीडियोस आपको यूजफुल लगते हैं, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरे वीडियोस विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सो दैट सबको इसकी हेल्प मिल सके। एंड कीप वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।